बेसिकली यूएवी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि रिमोटली भी कंट्रोल हो सकता है, रिमोट के बिना भी। अब जो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन है, ये यूएवी के एवोल्यूशन से इजाद हुई हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। एक तरफ यूएवी अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल्स अपने टारगेट को हिट करते हैं। इन दोनों के बीच आता है लूटरिंग म्यूनिशन, जिसे हम कामिकाजे ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल में हुआ रशिया पर ड्रोन अटैक इसी कामिकाजे ड्रोन से किया गया था। कामिकाजे ड्रोन ना ही यूएवी में आते हैं, ना ही क्रूज मिसाइल्स में, ये बस दोनों का कॉम्बिनेशन है। हिस्ट्री में वर्ल्ड का सबसे पहला यूएवी जुलाई 1849 में देखा गया था, फर्स्ट इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जब ऑस्ट्रियन फोर्स ने हाइड्रोजन बलून में बम बांधकर वेनिस के ऊपर एरियल अटैक कर दिया था। ऑस्ट्रियन फोर्स ने लगभग 200 से ज्यादा बलून बॉम्ब लॉन्च किया था, जिसमें से सिर्फ एक बलून बॉम्ब हिट कर पाता है और बाकी मिस कर जाते हैं हवा की डायरेक्शन बदलने से। वैसे इसमें कोई ह्यूमन इन्फ्लुएंस था नहीं और ना ही कोई तरीका था, लेकिन रेडियो कंट्रोल की इन्वेंशन के बाद 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पहली बार एक रेडियो कंट्रोल एयरक्राफ्ट को उड़ाया गया था। ये यूएवी को जर्मन बॉम्बर जेपलिन्स पर अटैक करने के लिए बनाया गया था, जिसने उस समय अलग ही तबाही मचाई थी ब्रिटेन में। इवन इसके अगले साल 1918 में यूएस को भी अपने एरियल टॉर्पीडोज के प्रोजेक्ट पर सफलता मिल जाती है, जिसका नाम वो कैटरिनबर्ग रखते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये दोनों ही ड्रोन खाली टेस्टिंग तक ही सीमित रह जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका कोई यूज नहीं होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद भी ब्रिटिशर्स यूएवी पर अपना टेस्ट और डेवलपमेंट जारी रखते हैं, और जैसे जैसे सफलता मिलती है 1935 में ब्रिटिश और यूएस इसे बड़े मात्रा में बनाते हैं एज अ टारगेट ड्रोन। अब टारगेट ड्रोन बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज होता था, लेकिन यूएस ड्रोन्स की दुनिया में कुछ अलग ही करना चाहता था। वो अपने एरियल टॉर्पीडोज पे बहुत अच्छे से काम कर रहा था। यूएस अपने छोटे से छोटे एयरक्राफ्ट और बड़े से बड़े बॉम्बर एयरक्राफ्ट पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिलती है। अब 1942 में इस एरियल टॉर्पीडो को सफलता मिलता है, जब ये ड्रोन एक मूविंग यूएस डिस्ट्रॉयर को हिट करता है। लेकिन उस समय के मिलिट्री प्लानर्स को ये टेस्ट कुछ खास नहीं लगता है, और वर्ल्ड वॉर 2 में सिर्फ 2 ही ड्रोन अटैक्स कंडक्ट किए जाते हैं, एक सोलोमन आइलैंड पर और एक रसेल आइलैंड पर। जहां एक तरफ 1942 में यूएस और ब्रिटेन को सफलता मिलता है एयर टॉर्पीडोज में, तो दूसरी तरफ जर्मनी एक स्टेप आगे क्रूज मिसाइल बना चुका था, V1 फ्लाइंग बॉम्ब, जिसका रेंज 250 किलोमीटर और स्पीड 640 किलोमीटर प्रति घंटा था। और 1944 में इसी क्रूज मिसाइल से जर्मनी लंदन पर अटैक करता है। अब यहीं से असॉल्ट ड्रोन से निकला क्रूज मिसाइल यूएवी की कैटेगरी से बाहर हो जाता है और बहुत ही तेजी से इवॉल्व करता है। हम प्रेजेंट सिनेरियो में देख ही रहे हैं। अब वापस ड्रोन्स पर आए तो वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद कोल्ड वॉर का आगाज हो चुका था। यूएसए और कम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच तनाव चल रहा था, स्पेशली यूएसएसआर और कम्युनिस्ट चाइना के बीच। तनाव तब और बढ़ जाता है जब यूएसएसआर अमेरिका का स्पाई प्लेन U2 को भी मार गिराता है, जिसमें उनके पायलट की मौत हो जाती है। अब इस चीज को टैकल करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन था ड्रोन। अब जो ड्रोन्स थे यूएसए के पास, वो सिर्फ टारगेट ड्रोन्स थे, जिन्हें ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था, और वो बहुत सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन अब इनका लिमिट पुश करने का समय आ गया था इन टारगेट ड्रोन्स को एज अ सर्वेलेंस ड्रोन यूज करके। और जब इसका टेस्ट किया गया तो सरप्राइजिंगली ये हाईली सक्सेसफुल रहे, और इसी सक्सेस से हजारों की मात्रा में ड्रोन को डिप्लॉय किया जाता है कम्युनिस्ट कंट्रीज में, नॉर्थ कोरिया में, और इवन वियतनाम वॉर में भी इसे यूज किया गया। अब जो सर्वेलेंस ड्रोन का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि ये ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकते हैं। ये प्रॉब्लम को भी 1970s में एक इजरायली एविएशन कंपनी ने सॉल्व कर दिया, इन सर्वेलेंस ड्रोन को ग्लाइड करने की क्षमता देकर, जिससे 24 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में उड़ सकते थे। लेकिन ये कंपनी एक डूबती कंपनी थी, जिसे अमेरिका ने खरीद लिया और इससे एक ड्रोन बनवाया, MQ-1 प्रेडेटर। और इसका यूज भी कुछ सालों बाद हो ही गया, जब 1995 में फॉर्मर यूगोस्लाविया और यूएसए के बीच कंफ्लिक्ट हुआ। तब अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ट्रूप मूवमेंट देखने में, बाल्कन फॉरेस्ट की वजह से। तब अमेरिकन ने इस ड्रोन को सर्वेलेंस पर लगाया 24 घंटे के लिए। अब इस पीरियड में डिजिटल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। इस बढ़ती टेक्नोलॉजी का असर इस ड्रोन पर भी पड़ता है। इस ड्रोन को और एडवांस बनाया जाता है ट्रांसमीटर लगाकर, जिससे हम रियल टाइम फुटेज देख सकते थे। और सैटेलाइट कंट्रोल होने की वजह से अमेरिकन इसे हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल कर सकते थे। ये ड्रोन तब और खतरनाक हो गया जब 2000 में CIA और US एयरफोर्स इस ड्रोन में मिसाइल्स अटैच कर देते हैं। सोचिए, एक ड्रोन जो सर्वेलेंस के लिए बना था, वो आज के डेट का सबसे खतरनाक असैसिनेशन ड्रोन बन चुका है। इसी बीच 9/11 का टेररिस्ट अटैक हो जाता है और अमेरिका टेररिज्म के खिलाफ एक युद्ध का आगाज कर देता है। Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. और इन टेररिस्ट के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ओबामा के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये ड्रोन स्ट्राइक 10 गुना से बढ़ जाते हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया और यमन में मिलिटेंट्स का टारगेट किलिंग होता है। बट इसमें कई सिविलियंस की भी मौत हो जाती है। 2013 तक लगभग 1200 सिविलियंस की मौत हो जाती है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बावजूद 1200 लोगों की मौत होगी। अब यहाँ इमेजिन करिए कि यही ताकत AI के पास हो, यही डिसीजन मेकिंग AI के पास हो, तो क्या होगा। हम इस पर आगे बात करेंगे। इवन ओबामा के जाने के बाद भी ये ड्रोन स्ट्राइक चलते रहते हैं। कई इंपॉर्टेंट टेररिस्ट को असैसिनेट किया जाता है, इवन ईरान के जनरल को भी असैसिनेट किया जाता है। ड्रोन वॉरफेयर में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन रशिया यूक्रेन वॉर से आया, जब यूक्रेन कमर्शियल ड्रोन को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रशियन आर्मी और टैंक्स के खिलाफ यूज कर रहा था।
इस वॉर से पहले हमने हैवी ड्रोन्स को हैवी आर्टिलरी से अटैक करते हुए देखा था, लेकिन यूक्रेन बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से आर्टिलरी को रिप्लेस करके ड्रोन का यूज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग में भले ही यूक्रेन कमर्शियल ड्रोन यूज कर रहा था, लेकिन अब वो खुद लाखों ड्रोन बना रहा है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा FPVs कामिकाजे ड्रोन का है। अभी जो रिसेंटली रशिया के एयरफील्ड्स पे जो अटैक हुआ है वो इसी ड्रोन्स ने एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ जो ड्रोन्स यूज में हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिग्नल जैमिंग है, जिसकी वजह से ड्रोन का ऑपरेटर से और GPS से कनेक्शन टूट जाता है और एज अ रिजल्ट ड्रोन डेड हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर ड्रोन ये खुद डिसाइड करे कि उसे कहाँ जाना है, किसे हिट करना है और कहाँ हिट करना है, एक प्रॉपर ऑटोनोमस AI ड्रोन, तो क्या होगा? इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में देखिए कैसे AI खुद आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो उसे कौन सा टारगेट हिट करना चाहिए, तो मोस्ट हाई वैल्यू टारगेट। और सिर्फ यही AI का यूज नहीं हो रहा, AI टेरेन मैपिंग भी करता है ट्रैवल करने के लिए। एंड नॉट ओनली दिस, रेडार से बचने के लिए और सिग्नल जैमिंग को टैकल करने के लिए भी ये सक्षम है। इट मीन्स अ फुली अनस्टॉपेबल कामिकाजे ड्रोन। अब मान लीजिए कि यही एक ड्रोन और 50 ड्रोन के साथ फॉर्मेशन बना के AI के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए दुश्मन पर अटैक कर दे, तो क्या होगा? और मान लीजिए इनका नंबर बढ़ा दिया जाए 50 से 100, 100 से 1000, 1000 से 5000, तो डिफेंस सिस्टम को पूरा हिला के रख सकते हैं। तो सोचिए कितना डेडली हो सकता है। और क्या होगा अगर ये टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के हाथ लग जाए, या फिर इन AI ड्रोन्स पर कोई साइबर अटैक कर दे और इनका टारगेट्स बदलकर सिविलियंस पे कर दे, तो क्या होगा? पास्ट और प्रेजेंट देखकर इतना तो पता चल ही गया है कि फ्यूचर में आने वाला कोई भी वॉर बिना AI के नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन क्या ड्रोन्स को ह्यूमन का किलिंग या किसी भी लीथल वेपन का ट्रिगर देना क्या सही है? आपका क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।